बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान और इन्हें एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका पहले तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर जुल्करनैन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं PMA मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी मैमूना बिनते शाकिर, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? ठीक अल्लाह का ठाक हैं? शुक्र, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे एक टाइम डॉक्टर्स के क्या क्या मसाइल चल रहे हैं। इस टाइम निश्तर के हवाले से बात होगी कि वहाँ पे मरीजों को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उनके क्या क्या मसाइल हैं, इस हवाले से बात होगी। और उसके साथ ही मैमूना से उनकी सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करेंगे कि इस टाइम उनकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं और किस तरह से काम कर रही हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर्स के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि इस टाइम क्या आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। डॉक्टर्स की हड़तालें भी होती हैं आए दिन, मरीजों को भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहता है और निश्चित के तो आपको पता है कि एक तो बहुत ज़्यादा इस पर बर्डन है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी बिल्कुल, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया अपने शो में। डॉक्टर्स के जो मसाइल हैं वो डॉक्टर्स के पैदा करदा नहीं है बल्कि हुकूमत के पैदा करते हैं। और उसमें जो हड़तालें और जिसका आपने जिक्र किया है वो हड़ताल लास्ट स्टेज पे जाके हम मजबूर होकर करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि मरीज़ों को नुकसान ना हो, हड़ताल की स्टेज पे ना आए। हमारे जो मुतालबात हैं हम पहले अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, उसके बाद हम आला जो हुकाम है, सेक्रेटरी है, वज़ीर सेहत है, वज़ीर आला है, उनसे कोशिश करते हैं अपने मुतालबात। और फिर जब बार बार मुतालबात पेश करने के बाद, इंतज़ामिया के वादों के बाद भी मसाइल हल ना हो, फिर हड़ताल की नौबत आती है। हमें मरीज़ों का एहसास सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स जो ऑन ड्यूटी होते हैं उन्हें होता है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा मरीज़ों के मसाइल भी हमें पता होते हैं। जो डॉक्टर्स का ज़्यादा मसाइल हैं वो डॉक्टर्स की ख़ास तौर पे डॉक्टर्स और स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से आते हैं। ह्यूमन रिसोर्स की सबसे ज़्यादा कमी होती है। जिस तरह निश्तर अस्पताल है, निश्तर अस्पताल जनूबी पंजाब का एक बड़ा अस्पताल है, लेकिन उसमें जिस तरह मरीज़ों का बर्डन है उस तरह डॉक्टर्स और स्टाफ, नर्सेज, पैरामेडिक्स की शदीद कमी है। और उसके साथ जब अब निश्तर 2 बने और वज़ीर आला पंजाब उस पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी तक भर्तियों का अमल मुकम्मल नहीं हुआ। और निश्तर 2 में भी जो डॉक्टर्स हैं वो निश्तर से जा रहे हैं। अब DHQ हॉस्पिटल की जो नया DHQ है वो नागशाह के पास, उसका भी इफ्तिताह करने जा रहे हैं। उसमें भी जो डॉक्टर्स हैं वो पुराने DHQ से शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश फैसिलिटीज़ हैं, जब उनसे डॉक्टर्स पहले शॉर्ट हों और फिर उनसे निकाल दिए जाएँ और नई फैसिलिटीज़ स्टार्ट करने के लिए, तो फिर बहुत ज़्यादा बर्डन आता है। जब बर्डन आता है मरीज़ों का रश होता है। जब मरीज़ों का रश होता है तो मरीज़ों को लाजिम बात है जब 50 मरीज़ एक डॉक्टर देख रहा है उसको 100 देखने पड़ते हैं। फिर उसकी वजह से मरीज़ डॉक्टरों से लड़ाई झगड़ा करते हैं और डॉक्टर्स के मसाइल उसकी वजह से आते हैं। उसके साथ साथ जो दूसरा मसला है वो हमारा काफ़ी अरसे से जो पेंडिंग चल रहा है वो सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बिल है। पिछली हुकूमत में भी हमने ये आवाज़ उठाई, अब इस निगरान सेटअप में भी ये आवाज़ उठाई कि डॉक्टर्स जब अटेंडेंट पर मसाइल आते हैं कि दवाई नहीं मिलती, खुदा न खास्ता कुछ सीरियस मरीज़ आता है, वो फौत हो जाता है और जो डॉक्टर्स के पेरेंट्स हैं वो भी फौत होते हैं। डॉक्टर्स कोई अल्लाह माफ़ करे कोई खुदा या डॉक्टर्स के कब्जे में जान तो नहीं, डॉक्टर्स अपनी कोशिश करते हैं, इलाज करते हैं। लेकिन कई दफ़ा जो अटेंडेंट इस तरह के आते हैं एग्रेसिव, वो समझते हैं कि डॉक्टर ने हमारा मरीज़ मार दिया, वो डॉक्टर्स को मारते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वार्ड्स के अंदर सरकारी अस्पताल को तोड़ते हैं। बहुत सारे वाक़यात इस तरह कुछ अर्से पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में हुआ है, निश्तर में भी होता है रोज़। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा एक प्रॉपर सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बिल हो। और अब जो वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर जावेद अकरम और वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, इन्होंने वादा भी किया था कि हम एक्ट की सूरत में एक सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बिल ले आएंगे कि जो मरीज़ों के लवाकिन अस्पताल के अंदर तोड़ फोड़ करेंगे, अस्पताल में ऑन ड्यूटी डॉक्टर को मारेंगे या तशद्दुद करेंगे, तो उनके खिलाफ एक दफात लगेंगी और उनको एक्ट एक होगा जिसके तहत उनको सज़ा मिलेगी, ताकि वो ये चीज़ें जो अस्पताल के अंदर दंगा फसाद और ये चीज़ें, इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है डॉक्टर्स की डिग्निटी के लिए भी और मरीज़ों के बेहतर इलाज के लिए भी। अच्छा, ये तो ओवरऑल जिस तरह हम कह रहे हैं कि डॉक्टर्स के हवाले से लड़ाई वगैरह रहती है या मरीजों का इस तरह रिएक्शन, जाहिर सी बात है किसी का जो पेशेंट होगा वो उसका रिएक्शन देता है क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हुए होते हैं। अच्छा, समटाइम मरीज़ों की ये कहना भी होता है ना कि डॉक्टर्स का बिहेवियर इतना रूड होता है कि हम लोगों को भी ज़्यादा मुश्किल है कि यार ऑलरेडी हम परेशान हैं, मसाइल का शिकार है, पेशेंट हमारे साथ है,
जिस तरह हम इमरजेंसी की सूरत हाल पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर एक ही इमरजेंसी है निश्चित की, और यहाँ पर मैंने खुद भी इस चीज़ की गवाह हूँ कि जैसे मरीज़ आते हैं, जाहिर सी बात है तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन डॉक्टर्स का रवैया भी कहीं ना थोड़ा बहुत ही रिलैक्स मूड में होते हैं। ये इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मतलब फ़ौरन से उस तरीके पेशेंट को जिस तरह आपने देखना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हो? जी, उसका मैं बताता हूँ कि डॉक्टर्स पे, जैसे मैंने पहले आपको कहा है, ऑलरेडी ह्यूमन रिसोर्स की कमी की वजह से बर्डन ज़्यादा है एक्स्ट्रा। अब एक डॉक्टर 18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर शदीद बर्डन है कि निश्तर में जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी के हालात देखें तो इमरजेंसी में जो मेडिकल फ्लोर है इसमें टोटल 15 बेड है, ठीक है, सिर्फ 15 बेड। हाँ। और मरीज़ आ रहे होते हैं पूरे जनूबी पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे होते हैं। जब वो मरीज़ आते हैं और डॉक्टर उनको देखता है, लेकिन डॉक्टर को आगे ताउन नहीं मिलता असिस्टेंट स्टाफ का, कि डॉक्टर ने फ़र्ज़ किया उसको मेडिसिन लिख के देनी है, वो गाइड करना भी डॉक्टर का काम है कि जी मेडिसिन जाके उधर सामने फार्मेसी से ले, ठीक है। उसके अलावा जब रश होता है तो डॉक्टर खुद मरीज़ों को, अटेंडेंट्स को बाहर निकाल रहा होता है, सिक्योरिटी स्टाफ की कमी है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर जब स्टाफ नर्स को कहता है कि आप दवाई लगाएं मरीज़ को, उसके बाद जब डॉक्टर की बारी आती है कि मरीज़ को दाखिल करना है वार्ड में, डॉक्टर कोशिश करता है, जो इमरजेंसी पे हमारा ड्यूटी डॉक्टर होता है वो कहता है कि मरीज़ को जिसको दाखिल करना है उसको फौरी वार्ड में शिफ्ट कराएं ताकि बेड हमारे पास खाली हो। टोटल 15 बेड है, हमारा सर्कल चले। तो मरीज़ को जो शिफ्टिंग करने वाले शिफ्टर हैं वो बहुत थोड़ी तादाद में है, या जो हैं वो प्रॉपर तरीके से उस तरीके से काम नहीं करते, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, मरीज़ की शिफ्टिंग प्रॉपर नहीं होती, तो मरीज़ उधर आके जो मरीज़ एक आता है वो स्टक हो जाता है। तो डॉक्टर का जब अपने डॉक्टर का काम है कि मरीज़ को देखना और उसकी एडवाइस करना, उसके बाद एडवाइस को फॉलो करना असिस्टेंट स्टाफ का काम है। जो असिस्टेंट हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, उनकी शॉर्टेज है, उनकी पैरामेडिक्स की शॉर्टेज है, स्टाफ नर्सेज की शॉर्टेज है। जब बर्डन होता है तो डॉक्टर लाजमी बात है फ्रस्ट्रेट होता है, कई दफ़ा डॉक्टर से भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन डॉक्टर लाजमी बात है एक मसीहा है, एक उसका शोबे का तकाजा है कि वो इखलाक से बात करे। हाँ। और मरीज़ की जो होता है वो परेशान होते हैं, लाजमी बात है, अनजान आते हैं, अनपढ़ लोग आते हैं जिनको पता नहीं होता, सिस्टम को पता नहीं होता, हर तरह के लोग आते हैं, उनको नहीं होता। तो हम तो लाजमी बात है अपने PMA के प्लेटफॉर्म से भी और अपने बाकी भी जूनियर डॉक्टर्स को सारों को यही कहते हैं कि मरीज़ों को जितना मैक्सिमम फैसिलिटेट है हम अपनी तरफ से करें, उनको मरीज़ों को कोई शिकायत ना हो, जो भी मसला है, मसाइल, स्टाफ की कमी है जो है, हम उसको बेहतर तरीके से करें ताकि मरीज़ को कोई तकलीफ ना हो। हमारा ये फोकस होता है। जी भी आपसे जानते हैं, इस टॉपिक पे बात करते हैं। मुना से जानते हैं, मुना सोशल एक्टिविटीज़ आपकी क्या चल रही हैं इस टाइम, उस हवाले से बताइए। सोशल एक्टिविटीज़ में जिस तरह मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, बट मेरा जो पैशन है ना वो है कम्युनिटी वर्क और सोशल वर्क ना। सही। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली कि ना हमारी ज़िंदगी ना खुद बदलने वाली नहीं है, हमें खुद इसको बदलना है। यू आर द वन हु सपोज टू चेंज योर व्यू ऑफ लाइफ ना। तो इसके हिसाब से अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है जो करना है बस अभी करना है, आज नहीं तो फिर कभी नहीं ना। हाँ। और पहला कदम ही शर्त होती है आपकी। तो इसी मोटिव के साथ मैं चलती हूँ और मेरा यही मोटिव है कि जो अपॉर्चुनिटी हो उसको अवेल करना है। अगर मुझे लग रहा है कि कोई इशू है जो यूथ को टेंशन दे रहा है या उनको इंगेज करना चाहिए इस टॉपिक पे, तो वाई नॉट उस पर सेमिनार करवा दिया जाए। सही। तो सेमिनार करवाएं। स्टार्ट आप अपने घर से करें, अपने मोहल्ले से करें, अपनी यूनिवर्सिटी से करें, अपने स्कूल से करें। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है आई इम्पैक्टेड अराउंड 2000 प्लस पीपल, और उसमें यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स, वहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स पे सेशंस हो चुके हैं और सेमिनार्स हो चुके हैं। और उसका मोटिव यही है कि सिर्फ बताने का कि आप आगे बढ़े, आप लीडर हैं फ्यूचर के, अभी प्रेजेंट के, और नो डाउट आप पास्ट के फ्यूचर भी थे। आप यूथ हैं जो फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आप स्टेप आउट करें और चीज़ों को खुद से इंगेज करके उन पे काम करना शुरू करें ना। तो यही सब मोटिव है जिसके हिसाब से मैं जो है ना एज अ सोशल एक्टिविटीज काम करती हूँ। सही। अच्छा, क्या देखती हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या मसाइल हैं जिनको आप फेस कर रहे हैं? अच्छा, मसाइल देखिए, मसले किसकी ज़िंदगी में नहीं होते, हर किसी की लाइफ ये हमारे पे डिपेंड है कि हम किस लेंस से देख रहे हैं ज़िंदगी को। तो आपको अपनी ज़िंदगी का लेंस, अपने मसाइल का लेंस खुद चेंज करना है। हम हमेशा प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं, व्हाई नॉट अब सॉल्यूशन की तरफ देखें ना। हर एक को प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, आप कैसे वॉलंटियर करें, वॉलंटियर टाइम मांगता है। लेकिन जब आप वॉलंटियर वर्क करके बाहर निकलते हैं, आपकी ऐसी पर्सनैलिटी ग्रूम करके आती है जो आप खुद पहली बार जान रहे होते हैं, उससे पहचान रहे होते हैं। उससे आप में टाइम मैनेजमेंट आती है, आपके अंदर पर्सनल स्किल्स आती हैं, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है, आपकी ग्रूमिंग होती है, फिर आप पेशेंस सीखते हैं। आप ये सीखते हैं कि 6 से 7 लोगों की टीम में आप किस तरह काम कर सकते हैं। अब 7 लोग हैं, 7 लोगों के अलग ओपिनियंस हैं, आपको उन सबको लेकर चलना है, उन पे कंसेंसस बिल्ड करना है और काम करना है। तो ये सारे इश्यूज आते हैं, लेकिन आप ये सारी चीजें सीखते भी हैं
और यूनिवर्सिटी में जो बच्चे कहते हैं कि हम लोग अब यूनिवर्सिटी के 4 साल में बस पढ़ा और वो चले गए, हाँ। क्या मेरा बल्कि उनसे सवाल है, क्या 4 साल के बाद 2 साल के बाद आप लोग खुश होंगे? क्या आप लोग कह सकते हैं कि हाँ मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय भी किया और मैंने उसमें कुछ एक्सेल भी किया? मुझे लगता है मेजोरिटी कहेगी नहीं, हम नहीं है खुश, क्योंकि आप लोग अपने आप को तो जानते ही नहीं है, अपने आप को आपने कहीं पे रखा ही नहीं है। तो अपने आप को रखें और अपने आप को जानने की कोशिश करें, अपने पे काम करने की कोशिश करें। अगर स्कूल में है ना तो आप डिबेट्स करें, आप गेम्स में पार्टिसिपेट करें, आप सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करें जो आप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में आए, आप सोसाइटीज ज्वाइन करें। हमारी लाइफ में ना स्टार्टिंग में हमें ना आइडिया हो जाता है कि हम किस चीज़ में आगे जा सकते हैं। लाइक मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ना जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फोटोग्राफी, इस तरह की चीज़ों का बहुत शौक है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का स्टार्ट किए, तो मैं उस पर भी फोकस करती हूँ। सही। और मैं इस टाइम ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की स्टूडेंट हूँ। तो मैंने अपने कम्युनिटी वर्क को इसके साथ इस तरह लिंक किया हुआ है कि जो भी सेशंस वगैरह होते हैं, लाइक अभी हमने रिसेंटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाके हम लोगों ने सेशंस करवाए, वहाँ न्यूट्रिशनल असेसमेंट कैंप्स करवाए, प्रोफाइलिंग करवाए, और उसमें 350-500 प्लस हमने लोगों को इम्पैक्ट किया और उनको सर्व किया। अब ये मुझे स्टार्टिंग से पता था कि मुझे कम्युनिटी वर्क पसंद है। हाँ। मैंने उसके लिए रास्ते खुद बनाए, डायरेक्शंस आपको खुद बनानी होती है, अपॉर्चुनिटीज को खुद क्रिएट करना होता है। तो आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई, क्या देखा कि हाँ यार ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था? हाँ, मुश्किल होता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल भी मुश्किल आसान नहीं है ना, क्योंकि तमाम चीजों हाँ। को एक साथ लेकर चलना और हर बंदे को उस चीज पे लेकर भी आना ये बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं इस पे यही कहूंगी कि आप बेसिक से स्टेप लें। मैं ये नहीं कह सकती कि आप जाएं सीधे जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लग जाएं, कुछ हाँ। नहीं, आप बेसिक स्टेप लें। आप अपनी क्लास में पूछें, अच्छा क्या मसले चल रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव। अच्छा हमें इस टॉपिक पे समझ नहीं आ रही, व्हाई नॉट एक सेमिनार करवाते हैं, पूरी क्लास उसमें एंगेज हो। एक सोशल एक्शन प्रोजेक्ट करवाएं यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को एंगेज कर सकते हैं, आप वो करें। आप एक प्लांटेशन ड्राइव करवा लें, एटलीस्ट आप अपने आप को इंगेज करना शुरू करें। हमारा ये मसला है कि हम ना जो हम यूथ हैं, हम ना बहुत इमोशनली ना हम अनस्टेबल है। हाँ। हमें अपने इमोशंस पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो मैं सबको यही बोलूंगी कि एवरीवन, यू आर द शेफर्ड ऑफ योर ओन इमोशंस। अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और अपनी जिंदगी को अपनी डायरेक्शन से लेकर चलें। कोई आपको नहीं डायरेक्ट करेगा। अपने आपके जो थॉट्स है ना, ये आपकी पावर है, तो उन पावर्स को डायरेक्शन दें और एक नया अपना रूप लेकर आए और दिखाएं कि आप लीडर हैं, वाकई में आप लीडर हैं। तो मुश्किलात हुई, मुझे भी हुई, लेकिन मुझे बस अपने पे था कि नहीं, अगर मैंने एक वो छोटा सा स्टेप, मैंने एक सेमिनार करवाया था ना, ये मैंने एक छोटा सा काम किया था, हाँ, तो मैं आगे भी कर सकती हूँ। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे खुद काम करें, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं तो उनके थ्रू आप काम कर सकते हैं, सोसाइटीज़ के साथ ज्वाइन हो सकते हैं जो यूथ के लिए काम कर रही हैं। बस ये थोड़ा सर्च करना है और अपने आप पे काम करना है। अच्छा, क्योंकि हम लोग यही देखते हैं ना, हमारे माशरे में जिस तरह यूथ है ना, उसको एक डायरेक्शन चाहिए, एक प्लस हम जो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आते हैं। अच्छा, फिर समझ नहीं आ रही थी एक्चुअली करना क्या है। कुछ हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल भी इस तरह की चल रही है कि हर घर में तो एक तो सियासत आजकल हॉट टॉपिक है, और हर वक्त जो है वो तमाम मसाइल हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे हैं, बेरोज़गारी भी है और महंगाई भी। मतलब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ना कहीं हम लोग बहुत कन्फ्यूजिंग है एक्चुअली हमने करना क्या है। फिर अगर डिग्री भी ले लेंगे, अच्छे मार्क्स भी ले लेंगे, तो क्या करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं, ये मसले हैं, और मसाइल आपकी ज़िंदगी में जब भी आते हैं जब अल्लाह ताला को पता है कि आप उनको हल कर सकते हैं, और वो आपको निखारने के लिए ही आते हैं। बस आपको ये है कि आपने किस मसले को पॉजिटिव वे में लेकर और उसको किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। अगर आप इसी में ये कहते रहेंगे ना कि मेरे घर में गरीबी है, मेरे घर में गरीबी है, हाँ, तो आप उससे कभी निकल नहीं पाएंगे। आप ये देखें कि ये ख़त्म हो सकती है, या आप ये कहें कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है और मैं कुछ बोल नहीं सकता, और इसी चीज़ के साथ रहें, तो आप पूरी ज़िंदगी वाकई नहीं बोल सकते। आप कहें मुझे इस पे काम करने, मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने, जो आज तक नहीं किया वो मैंने करने। अब वो बात आ जाती है ना कि लेंस की और पॉइंट ऑफ व्यू की। अब मैं कहूँ कि ये वाला ग्लास, कुछ कहेंगे जी आधा भरा हुआ, कुछ कहेंगे आधा खाली है। ये सारे आपके लेंस की बात है कि आप किस लेंस से इस दुनिया को देख रहे हैं। आप सिर्फ प्रॉब्लम्स के पीछे भागते रहेंगे ना, तो कभी सॉल्यूशंस को नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स को देखें, उनके ऑल्टरनेटिव में सॉल्यूशंस को देखें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी चीज का कोई सॉल्यूशन ना हो, बस आपको उसको डायरेक्शन खुद देनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, मजीद भी इस पे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो अभी तक डॉक्टर्स के मसाइल चल रहे हैं या चीज़ें चल रही हैं, उसके हवाले से बताइएगा, क्या कोशिशें जा रही हैं उनको ख़त्म करने में और उनको हल करने में हुकूमत की तरफ से। जी बिल्कुल, डॉक्टर जो है ना, इस
इस तरह का पेशा है या डॉक्टर बनने के लिए हर किसी की ख्वाहिश होती है। जो बचपन में जो भी बच्चा होता है उससे ही पूछे तो वो कहते हैं मैंने डॉक्टर बनना है बड़ा हो गया। हाँ यार, 3 तो पेशे हमारे घरों में ज्यादा है, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील। हाँ जी। हाँ। और सबसे पहला जो होता है वो डॉक्टर होता है। हाँ। जो डॉक्टर नहीं बनता वो फिर इंजीनियर या कोई और शोबा वो करता है। तो डॉक्टर का जिस तरह, इसी तरह डॉक्टर पे MBBS में एडमिशन एक मुश्किल है, एक मेरिट है, हजारों स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ लोगों को एडमिशन मिलता है, उसके बाद MBBS की पढ़ाई है, उसके बाद जो डॉक्टर्स का आगे फ्यूचर है ना, उस पर गवर्नमेंट ने कोई वर्कअप नहीं किया कि डॉक्टर्स जो MBBS करते हैं उनकी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। और डॉक्टर्स पाकिस्तान में भी MBBS हो रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारे खुल गए हैं, तमाम चीजें हम देखेंगे, उसके बाद फॉरेन से भी आ रहे हैं पढ़ के। अब तो जॉब, डॉक्टर जो MBBS करते हैं उसको जॉब नहीं मिल रही, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेनिंग है, जो FCPS करके पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग करना चाहता है, उसमें सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी एक आ गई, उसके तहत अब उसकी ट्रेनिंग की नहीं मिलती। लोग FCPS पार्ट 1 करके ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अनपेड करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेनिंग स्लॉट्स नहीं है। इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि डॉक्टर्स के फ्यूचर पे और डॉक्टर्स के जो सर्विस स्ट्रक्चर है उस पर गवर्नमेंट ने काम नहीं किया हमारे बार बार मुतालबे के बाद। उसके बाद जो डॉक्टर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर जाता है, FCPS कर जाता है, और आगे उसका जिस तरह ब्यूरोक्रेसी है, CSP ऑफिसर्स होते हैं, उनका एक टाइम वर्क है कि जी ये 17 में इंडक्ट होंगे, 3 साल बाद, 5 साल बाद 18 में चले जाएंगे, उसके बाद 19 में चले जाएंगे, 20 में चले जाएंगे, 21 में चले जाएंगे। उनका एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है। डॉक्टर्स का इस तरह एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर 17 में हैं, उसी में रिटायर हो जाते हैं, 17 या 18 में। पोस्ट ग्रेजुएट FCPS भी कर लेते हैं, उसके बाद उनकी जो आगे सीट्स की इतनी शॉर्टेज है, सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है, प्रमोशंस नहीं है, स्लॉट्स नहीं है कि वो सीनियर स्टार, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर तक पहुंच सकें। उस पर काम करने की जरूरत है गवर्नमेंट को कि डॉक्टर मुल्क छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर्स बहुत सारे अब ये चाह रहे हैं, जो नए अब आ रहे हैं, वो अब यही चाहते हैं कि MBBS हो, उसके बाद हम अमेरिका या UK का अप्लाई करें या USMLE करें, एग्जाम पास करें और बाहर चले जाएं, ताकि 1-2 साल मेहनत कर लें, पढ़ लें, उसके बाद सुकून से अपनी लाइफ वो करें। इधर जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ जो रह रहे हैं वो सिर्फ अपनी फैमिलीज के प्रेशर की वजह से ये वो रह रहे हैं, क्योंकि इधर गवर्नमेंट ने प्रॉपर सर्विस स्ट्रक्चर पे और डॉक्टर्स की जॉब्स अपॉर्चुनिटी पे काम किया ही नहीं है। डॉक्टर्स इतना ज्यादा हमारा कॉम्पिटेंट है, जो बाहर का डॉक्टर हमारा जा रहा है अमेरिका में, UK में, उधर जब उनके कंसल्टेंट कहते हैं, वो कहते हैं इतने मेहनती डॉक्टर पाकिस्तान के हैं, किसी मुल्क के नहीं है। अब ये देखें ना, बाहर भी हम देखते हैं जितने भी हम, चाहे अमेरिका लेवल का कि आपकी जो सर्जन है वो पाकिस्तानी डॉक्टर ही होते हैं। हाँ जी, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर, नाम उन्होंने वहाँ जाके, हाँ, वो बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं जो पाकिस्तान के हैं, जो बाहर कर रहे हैं, और वो वापस भी आना चाहते हैं, लेकिन फिर उनके दरवाजे बंद हैं, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लाज़मी बात है, अब वो आके एक 17 ग्रेड की जॉब तो नहीं करेगा, उसके लिए एक प्रॉपर जो उसका स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से उसको पे पैकेज दिया जाए, उसको पे पैकेज के अलावा उसको जॉब दी जाए, तो वो लाज़मी बात है मुल्क छोड़ के भी आएगा, मुल्क में से बाहर भी नहीं जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स का अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने, हमारी मिनिस्ट्री ने इस पे काम नहीं किया कि डॉक्टर्स को किस तरह, हमने डॉक्टर्स को बाहर जाने से रोकना है, डॉक्टर का सर्विस स्ट्रक्चर कैसे बेहतर करना है, डॉक्टर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे करनी है। क्योंकि एक डॉक्टर बन गया, लाज़मी बात है उसकी फैमिली की भी एक्सपेक्टेशन है उससे, उसकी एक स्टैंडर्ड उसने भी रखना है रहने के लिए भी। लाज़मी बात है जब उसको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी और उसको प्रॉपर पे पैकेज नहीं मिलेगा, उसको प्रॉपर तनख्वाह नहीं मिलेगी और उसको प्रॉपर अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, तो वो लाज़मी बात है और बाहर जाने का सोचेगा और मुल्क से बाहर ब्रेन ड्रेन होगा, यूथ हमारी यहाँ से जा रही है, और उसका कितना नुकसान अल्टीमेटली हमारी आवाम को होगा, कि गरीब मरीजों को होगा, कि कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स इधर से चले जाएंगे, जो डॉक्टर्स इधर से जाने का सोचेंगे। तो ये तो गवर्नमेंट को इस लेवल पे सोचना चाहिए। हमारे बार बार मुतालबा हम इसीलिए करते हैं। तो इस चीज़ पे आपकी उनसे कोई मीटिंग्स वगैरह हुई, बातचीत हुई, या इन आपके जो मुतालबात हैं उस पर उनका क्या रद्द अमल है? जी बिल्कुल, हमारी बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं, PMA के प्लेटफॉर्म से भी, सेक्रेटरी साहब से भी, मिनिस्टर से भी, CM से भी, सारे हर फोरम पे, और हमने उनसे यही बात की है कि डॉक्टर्स को बाहर जाने से रोकने के लिए डॉक्टर्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और डॉक्टर का सर्विस स्ट्रक्चर बेहतर करने की ज़रूरत है, कि डॉक्टर्स को पता हो। अब CSP ऑफिसर है, उसे पता है कि उसने CSS एक दफ़ा कर लेना है तो उसने इस स्टेज तक पहुंच जाना है। हाँ। कि उसकी प्रमोशन होनी है, उसको हर फैसिलिटी मिलनी है, उसको घर मिलना है, उसको गाड़ी मिलनी है, उसको चीज़ें मिलनी है। डॉक्टर को ये चीज़ें नहीं दी जा रही, डॉक्टर की सर्विस स्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, डॉक्टर की प्रमोशन नहीं है। एक ही ग्रेड में 15-15, 20-20 साल से डॉक्टर मौजूद हैं, उनकी प्रॉपर प्रमोशन जो 3 साल 5 साल बाद अगले ग्रेड में होनी है उनकी होनी चाहिए, वो नहीं होती। उससे तंग आके 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो डॉक्टर्स एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जा चले जाते हैं। हाँ। उसमें बहुत सारे जो हैं करप्शन भी करते हैं, बहुत सारे इलीगल मीन से पैसे कमाते हैं, और दूसरी ऑप्शन ये होता है कि चुप करके बाहर चले जाते हैं एग्जाम दे के, कि इस मुल्क से ही चले जाते हैं, कि वहाँ जाके ही अपना
फ्यूचर सिक्योर करें। तो गवर्नमेंट को इस पे अभी तक गवर्नमेंट ने कोई पॉजिटिव इस पे नहीं किया, रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट इसमें एक पॉजिटिव दे, क्योंकि डॉक्टर जो है एक बहुत मुकद्दस पेशा है, मसीहा है। जिस तरह हर बचपन से हर बच्चे की भी ख्वाहिश होती है, हर फैमिली के पेरेंट्स की भी ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा बेटी डॉक्टर बने, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको उसकी जो प्रोफेशन की डिग्निटी है, उनकी रिस्पेक्ट है, जो उनका प्रॉपर स्टैंडर्ड है, उसको भी मेंटेन किया जाए। अच्छा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्योंकि जिस तरह स्टडीज़ के हवाले से भी, हमारे रिसर्च के हवाले से भी फैसिलिटीज़ उस तरीके से हमें यहाँ पे मुहैया भी तो नहीं की जाती। स्टूडेंट्स इस वजह से भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और फिर यहाँ पर ये है कि फेवरेटिज्म भी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह। अब जो भी इधर डॉक्टर्स के आगे भी इंटरव्यूज़ भी होते हैं, जो सिलेक्शन भी होती है, बहुत सारी जगहों पे लाजमी बात है फेवरेटिज्म भी होती है, वो अपने करीबी को फेवर भी करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इधर प्रॉपर जो रिसर्च है, जो उस पर फंड्स होने चाहिए, जिस तरह अब नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है, इसको HEC के फंड्स होने चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। उनकी डिमांड है कि लाइब्रेरी होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट में, और उस पर करोड़ों रुपए चाहिए, उसके फंड्स नहीं होते। गवर्नमेंट फंड्स प्रॉपर तरीके से जिस जगह पे देने चाहिए वो नहीं देती, जिसकी वजह से जो हमारे शाइनिंग स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं या जो आगे बढ़ना चाहते हैं एडवांसमेंट की तरफ, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती कि वो इस पे अपना काम करके। मजीद भी नाज़रीन से जानेंगे, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, हॉस्पिटल के साथ साथ बात कर लेते हैं, क्योंकि निश्चित के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं इस टाइम। आप क्या समझते हैं जो बहुत ज़्यादा मेन हैं, जिनके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? निश्चित अस्पताल तो इस टाइम मसाइलिस्तान बन चुका है। ये तो आपने सही कहा है। एक तो मरीजों का बर्डन बहुत ज़्यादा है, और दूसरी जो इंतज़ामिया है वो नाअहल है। इस टाइम जो सिचुएशन है, सबसे ज़्यादा मरीज़ जो आता है ना, उसको चाहिए दवाई मेडिसिन मिले, डॉक्टर चेकअप करे और लैब टेस्ट हो, और उसके बाद उसका मरीज़ ठीक हो। बाकी उसको नमूदो नुमाइश से और मरीज़ अटेंडेंट की फैसिलिटी से, कमरे से, या इस तरह की किसी चीज़ से गरीब मरीज़ को सरोकार नहीं होता कि अच्छा कमरा हो, अच्छी जगह हो, उनको नहीं होता। डॉक्टर्स अवेलेबल हैं 24/7 निश्तर में, चाहे इमरजेंसी में जाएँ, चाहे जिस वार्ड में जाएँ, डॉक्टर्स मरीज़ों की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन बर्डन की वजह से लाजिम बात है, मरीजों के रश की वजह से डॉक्टरों से बर्डन आता है, जिसका मसाइल होता है, लेकिन वो भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो अद्वियात की शॉर्टेज है। मेडिसिन नहीं मिलती। आउटडोर में इस टाइम जितने हज़ारों मरीज आ रहे हैं, कोई एक दवाई भी नहीं मिल रही, जो निश्चित अस्पताल के आउटडोर में मरीज आ रहे हैं। उसके अलावा जो इमरजेंसी में मरीज आ रहे हैं, उनको 50% मिल रही है दवाई, 50 से 70% तक। जो वार्डों में मरीज हैं, उनको भी दवाइयाँ आधी से ज्यादा बाहर से लेनी पड़ती हैं। जो गरीब मरीज आता है, जिसका मरीज उसके लिए बड़ा मसला है कि वो हफ्ता 10 दिन के लिए रहता है, उसको डेली 2000-3000 की दवाई बाहर से लेनी पड़ जाए, तो उसको हफ्ते बाद उसके मरीज का 20-25 हज़ार रुपए लग जाता है। जो बाहर से आते हैं उसके साथ 2-3 अटेंडेंट आते हैं, उन्होंने खाना भी खाना होता है, सारे खर्चे होते हैं। उसके बाद जो लेबॉर्ट्री के टेस्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा निश्तर में नहीं हो रहे। लैब की किट्स की शॉर्टेज है। अक्सर टेस्ट भेजते हैं हम जब वार्ड से लेबॉर्ट्री में, तो वो 4 की जगह 2 टेस्ट करते हैं, 2 टेस्ट नहीं करते, वो 2 टेस्ट बाहर भेजने पड़ते हैं। इशू हमने हाईलाइट भी हुआ जी, बहुत ज़्यादा। मोहसिन साहब ने भी इसके ऊपर जो है बिल्कुल उन्होंने एक्शन भी लिया, लेकिन उसके एक्शन के बाद भी जो लैब का माफिया है वो उसी तरह का है। जो फेक लेबॉर्ट्रीज बहुत सारी निश्तर रोड पे बनी हुई हैं कि इमरजेंसी से मरीजों को वहाँ भेजा जाता है, जिनकी ऐसी लेबॉर्ट्रीज हैं जिन पे प्रॉपर टेस्ट भी नहीं हो रहे। वो मरीजों से गरीब मरीज आते हैं, उनके टेस्ट चलो 2000 रुपए ले लिया और आधे घंटे बाद खुद ही लिख के दे दिया कि ये रिपोर्ट है, यानी कि प्रॉपर टेस्ट भी नहीं करते। और उसी का सीएम साहब ने भी आके जब नोटिस लिया और उन्होंने देखी कि बहुत सारे जो निश्तर के अंदर के मुलाजिम थे वही भेज रहे थे उन लेबॉर्ट्रीज में, और वही उसी के सारी वो फेक लेबॉर्ट्रीज और 2 नंबर लेबॉर्ट्रीज में जा रहे थे। मरीज को जब दवाई नहीं मिलेगी, मरीज को लैब टेस्ट नहीं मिलेगा, उसके बाद जो इमरजेंसी में और वार्ड्स में जो बेड्स हैं वो टूटे हुए हैं बहुत ज्यादा। बेड्स नहीं है, बेड्स के ऊपर चादरें नहीं है, बेडशीट्स नहीं है, सफाई का उस तरीके से ख्याल नहीं है, प्रॉपर नहीं है। जब मरीज को अगर बेड प्रॉपर मिल जाए और दवाई और टेस्ट मिल जाए तो मरीज के लिए इसके ज्यादा और कोई चीज नहीं चाहिए। ये देखें ना, ये हालत होती है, हम जब भी वार्ड्स में जाते हैं या इमरजेंसी में भी जाएं तो एक बेड पे आपके 4-4 मरीज पड़े होते हैं। तो ये तो हाल इसी तरह बर्डन। अच्छा, उसके बाद दूसरी देखें कि मरीज बहुत सारे हमारे ऐसे होते हैं जिसको हमने सर वाली साइड ऊंची करनी होती है, देखना होता है। बहुत सारे बेड खराब पड़े हैं जिनकी सर वाली साइड ऊंची नहीं होती, नीचे ईंटें देनी पड़ती हैं। नीचे बहुत सारे बेड आधे इस साइड पे होते हैं, आधे ऊंचे होते हैं, आधा नीचे होता है। मरीज इतनी तकलीफ में होता है, उसकी वजह से एक मरीज
आया जिसका ऑपरेशन हुआ है या जो मरीज दर्द के साथ है और उसको प्रॉपर बेड ही ना मिले, तो वो बेचारा कैसे 2-3-4 दिन उस बेड के ऊपर लेटेगा जिसका मैट्रेस ही आधा टूटा हुआ है या आधा ख़राब है या आधा दबा हुआ है। उसके बाद मरीज़ के जो अटेंडेंट हैं वो बेचारे कोशिश करते हैं, कोई उधार लेता है, कोई चीज़ बेचता है दवाई के लिए, टेस्टों के लिए, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें प्रॉपर है कि मशीनरी नहीं। अब इमरजेंसी में आप सोच सकते हैं कि निश्चित अस्पताल की इमरजेंसी की जो लिफ्ट है वो पिछले कई महीनों से ख़राब है। अब जो मरीज़ एक आता है कि सर्जरी का मरीज़ है वो ऊपर लेके जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, बहुत मुश्किल है कि मरीजों को उठा के लोग गोद में उठा के अपने वालिदैन को लेके जा रहे होते हैं, स्ट्रेचर नहीं मिलते, व्हील चेयर्स नहीं मिलती, ये बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी अस्पताल में होनी चाहिए। उसके बाद जो निश्चित अस्पताल की लिफ्ट थी उसमें से एक मरीज बेचारा नीचे गिर गया था जिसकी वह काफ़ी सारा इंजर्ड हुआ था, उसके बाद वो लिफ्ट ठीक ही नहीं हो सकी। उसके अलावा जो मशीन है ECG मशीन बहुत सारे वार्डों में ख़राब पड़ी हैं, शक्कर नेबुलाइजर जो बेसिक मशीनरी है वो ख़राब पड़ी है, प्रॉपर ऑक्सीजन का भी है वहाँ पे। ऑक्सीजन का जो है इशू वो हमने ही रेज किया था कि सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई जो रेनोवेशन हुई, ये शुरू हुई तज़ीन और उसमें सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई तोड़ दी गई ठेकेदारों ने। जो पाइप लगे होते हैं वो कॉपर के, उससे ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है, वो सप्लाई कट ऑफ हो गई। अब जो है बहुत सारे वार्डों में जो ऑक्सीजन देते हैं वो सिलेंडर के जरिए देते हैं। सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन देने का ये नुकसान होता है कि रात के टाइम मरीज तकलीफ में है, मरीज का अटेंडेंट को सो जाता है, नींद आ जाती है, पता नहीं चलता, किसी भी टाइम ऑक्सीजन बंद हो जाए तो उसकी तो जिंदगी खत्म हो गई। और जो सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है वो तो 24/7 अनइंटरप्टेड चलती रहती है। तो ऑक्सीजन जो सिलेंडर की होती है वो जब खत्म हो तो सिलेंडर चेंज करना पड़ता है, उससे पहले डॉक्टर को, स्टाफ को बताना पड़ता है। सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई इन्होंने कट कर दी। उसके बाद अब जो है कि वजीर आला पंजाब ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने निश्तर को 1 अरब रुपए का फंड दिया अभी पिछले कुछ दिनों पहले, और उसमें कहा ये आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करेगी, आपकी मोटिवेशन लेवल इंक्रीज करेगी, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको टाइम मैनेजमेंट। अब एक नॉर्मल इंसान है, एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसको नहीं पता टाइम मैनेजमेंट क्या, वो यूनिवर्सिटी जाता है आता है बस ठीक है एक नॉर्मल, कभी उसने ऐसी एक सिचुएशन नहीं देखी एसएल वाली कि अगर उन पे प्रेशर आए तो वो टाइम को किस तरह मैनेज करें। अगर उन्होंने टीम में काम करना है और अचानक वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो उसको किस तरह मैनेज करना है। तो ये सब चीजें जब आप वॉलंटियर वर्क करते हैं ना तो यही सब चीजें आप वहां से सीखते हैं, और ये सब चीजें आपको टाइम मांगती हैं। जब आप टाइम देते हैं तो फिर उसके बाद आप ये चीजें सीखते हैं। इसीलिए यूथ के लिए बहुत जरूरी है कि वो वॉलंटियर वर्क में इंगेज हो, आगे आए। अच्छा, क्योंकि हमारे यूथ में थोड़ा सा ये हम कहते हैं ना अदम बर्दाश्त भी है, थोड़ा एग्रेशन भी है, फिर हमारे जिस तरह के मसाइल हैं, थोड़ा साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हमारे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसमें आप क्या कहेंगी, क्या राय है? क्योंकि जाहिर सी बात है एक टीम को लेकर चलना, टीम मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ी बात होती है कि हर किसी की राय भी डिफरेंट होगी, हर किसी के व्यूज़ भी डिफरेंट होंगे। जब आप काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ काम करते हैं ना तो आप ना पहले इस तरह होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 हफ्ते के लिए काम करना है, ठीक है, टीम के साथ, तो 1 या 2 दिन ना आप मतलब एब्जॉर्ब कर रहे थे, आप अपने आप को ना जरा दबा के और अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से, फिर तीसरा दिन आता है आप उनके साथ इंगेज होना शुरू होते हैं। अच्छा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर साहब को इमरजेंसी जो है वो हॉस्पिटल पहुंचना है, लिहाजा डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और जो मसाइल हैं उनको आपने जो है उजागर किया, और इंशाल्लाह हम भी यहाँ से कहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से लाजमी इस बात को देखा जाए कि जो मसाइल हैं उन पर गौर किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं, हम बात कर रहे थे नौजवानों के हवाले से। जी हाँ, मैं यही कह रही थी कि वो ना अपने आप को भी इंगेज करें और साथ में जो है ना दूसरे लोगों को भी इंगेज करें। फिर आ जाते हैं मसला कि सब चीज़ें उनके लिए न्यू है। हाँ, अब इस फौरन करना काम और वो सब कुछ, तो इसके लिए यही है कि आपने अगर कुछ नया सीखना है ना तो अपने शेल से बाहर आए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और फिर आके काम करें और कुछ ट्राई करें। अब एक होते हैं, कुछ कहते हैं कि इसको आप एडवेंचर के तौर पे ले लें। एडवेंचर हर किसी को करना पसंद है, तो आप थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज को एडवेंचर के साथ कर सकते हैं मैच। आप एडवेंचर करें। अब एडवेंचर और मिस एडवेंचर में फ़र्क है, आप इसमें ना थोड़ा बैलेंस क्रिएट करें और अपॉर्चुनिटीज़ को अपने ऊपर हावी करने के बजाय या कुछ नया ट्राई करने के लिए ना अपने परेशान नहीं होना। आपने कहना कि मैंने ये करना ही करना है, ये मेरी मजबूरी है, मुझे हर न्यू अपॉर्चुनिटी का अवेल करना है जो कि आपको कुछ नया सिखाएगी। जब आप ये करेंगे तो आपकी सोच भी खुद ब खुद बदल जाएगी। हाँ, अच्छा, ये बात है ना कि बस हमने स्टार्ट लेना है, यही हम इसी चक्कर में रह जाते हैं। अच्छा, कोई अगला शुरू करेगा तो फिर कहीं देखेंगे,
खुद से हम जो है वो करना, वो थोड़ा सा हमें मुश्किल लग रहा होता है कि अच्छा यार कैसे होगा, कैसे सबको साथ लेकर चलेंगे, ये तमाम चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अच्छा, फीमेल्स के हवाले से भी थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि जहाँ पर हमारे यंगस्टर्स हैं वो तो चलो मेल हैं, वो थोड़ा कर लेते हैं, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले लेंगे। थोड़ा सा फीमेल्स के हवाले से चैलेंजेस भी होते हैं, मुश्किलात भी आ जाती हैं, कुछ फैमिली सपोर्ट नहीं करती, उस हवाले से आप क्या कहेंगी? फीमेल्स अभी यहाँ पे दो केसेस आ जाते हैं। एक होती हैं जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, सिर्फ उनको यूनिवर्सिटी अलाउड होती है, हाँ, और वो वहीं पर जो ग्रूमिंग हो सकती है वहीं पे हाँ, कर सकती है। हाँ। एक होती हैं जो जिनको यूनिवर्सिटी की भी अलाउड होता है कि आप जाएं और साथ में ऐसे काम जो वॉलंटियर वर्क है आप कर सकती हैं। अब जिनको सिर्फ यूनिवर्सिटी के हद तक अलाउड है, अब वो उनके पास ना थोड़ा एरिया कम हो चुका है, लेकिन उनको उसी एरिया में बहुत सारी चीज़ों पे कवर करने। अब क्या कर सकती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डिग्री में वो इस तरीके से अपने आप को इन्हेंस कर सकती हैं कि आप कंप्यूटर की फील्ड में हैं, या मैं अपनी बात करूं, मैं HND की फील्ड में हूं। अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसा कहूं कि मैंने बस पढ़ लिया जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे और मुझे घर वाले भी इजाज़त नहीं देते तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी। नहीं, मुझे ये सोचना है कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर रह के मैं कैंप्स लगवा सकती हूँ, मैं सेमिनार्स यूनिवर्सिटी के अंदर करवा सकती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट ड्राइव स्टार्ट करवा सकती हूँ, मैं कंप्यूटर कोर्सेज कर सकती हूँ। अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देख लें, लिंक्डइन है, फाइवर है, अपवर्क है, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अर्निंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। इसी तरह ऑनलाइन लर्निंग के भी प्लेटफॉर्म्स हैं। अब ऑनलाइन जो है ऑर्गेनाइजेशंस, उनके साथ कनेक्ट हो और काम करें। बात यह है कि आपने अपने 4 सालों को प्लान क्या किया कि आपने 4 साल सिर्फ गुजारने हैं या जी कर जाना है और सीख कर जाना है। उनके ऑपोजिट में आ जाती हैं दूसरी खवातीन जिनको इजाज़त होती है, बट उनका एक ही मकसद होता है कि 4 साल गुजारने हैं, थोड़ी इंजॉयमेंट करनी है और बस हमें जाना है यहाँ से। आपको ना एक मिसाल बनाने उन खवातीन के लिए जो कि हमारी दूसरी कैटेगरी के जिनको इजाज़त नहीं मिल रही। अगर आपको इजाज़त मिल रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप इस काबिल हैं कि आप किसी के एग्जाम्पल बन सकते हैं, हाँ, या किसी को रास्ता या डायरेक्शन दे सकते हैं। हाँ। पता है कुछ लोगों का ओपिनियन होता है कि कहते हैं ना कि हर इंसान इस दुनिया में किसी मकसद के लिए आया। अब कुछ लोग कहते हैं कि शायद हम तो किसी मकसद के लिए नहीं आए। हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको पता है कुछ लोगों को जो है नहीं पता लगता कि हम अपने मकसद पूरा कर रहे हैं, और कुछ को पता लग जाता है हम अपने मकसद में पूरा हो चुके हैं, ये हमारा मकसद है। तो अपने आप से डिसअपॉइंट नहीं हो, अपने आप को ऑन करें, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, अपनी जो सोचें हैं इनको एक डायरेक्शन दें, और यही आपकी पावर है। अच्छा, फिर आप पीस पे भी काम कर रही हो, उसके हवाले से भी जानना चाहूंगी कि क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, क्योंकि जाहिर बात है हमारे मुआशरे में ये अमन के हवाले से जो है बहुत सारी NGOs, बहुत सारी इस पर हमारी हुकूमत भी हमेशा कोशिशें जारी रखती है कि जितना हो सकता है मुआशरे में अमन हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। इस हवाले से क्या? अमन लाने का हार न माने, बस करते रहें और आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। हाँ, ये कोशिशें इंसान को हमेशा जारी रखनी चाहिए, वरना अरे हम लोग फौरन ये होता है ना कि फौरन से एक काम स्टार्ट किया, अगर हमें उसका थोड़ा रिजल्ट नहीं मिल रहा तो फौरन से होता है नहीं यार छोड़ो, बस इसमें क्या रखा है, ये तो बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको मुश्किलात फेस करनी पड़ेगी, तो फिर रहने देते हैं, चलो कोई और काम शुरू कर देते हैं। आज के यूथ में ऑनेस्टली पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। उनको अपने आउटकम्स और रिजल्ट्स फौरन चाहिए। बेशक वो जैसे भी वो कहते हैं हमें बस फौरन चाहिए। तो इसीलिए वो ज्यादातर वॉलंटियर वर्क में भी इंगेज नहीं होते, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म और लॉन्ग लास्टिंग काम है ना, तो उसमें आपकी एनर्जी ज्यादा लगती है, तो बस फिर नहीं बस करते। अच्छा, लेजी है ना हम लोग, शायद कहते हैं यार हर चीज जो है ना हमें ऐसे प्लेट में ऐसे बनी बनाई सजी सजाई जो है ना वो हमें मिल जाए, और बस फिर हम कहें कि ठीक है ज्यादा मुश्किलें हम फेस नहीं कर सकते। और थोड़ी सी भी मुश्किल आ जाए ना तो फौरन से हमारे यहाँ ये होता है कि यार बस ठीक है, हम लोग इस शायद यह काम हमारे काबिल नहीं था या हम इसके काबिल नहीं थे। तो हम ये कि अभी जिस तरह ऑनलाइन भी, जिस तरह ई-कॉमर्स, बहुत सारी चीज़ें हमारे अब आ रही हैं, उसमें भी हमारे जो नौजवान हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट हो जाता है। फ़ौरन हमें एक चीज़ की बड़ी अच्छी नज़र आ रही होती है, यार इसमें फ़ौरन इंटरेस्ट लेंगे, यार डॉलर्स आएंगे कुछ इस तरह, लेकिन जब आपको उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है तो वो फौरन से पीछे हट जाता है कि नहीं यार ये काम बड़ा मुश्किल है, हम तो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, और ये बात सच भी है, जितने भी ऑनलाइन काम है ना, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बैठे और 1 घंटे में हो जाएगा, नहीं होता। मैं खुद मैं ऑनलाइन भी वर्किंग कर रही हूँ, तो उसमें यही है कि आपको टाइम हर चीज टाइम मांगती है। वो कहते हैं ना कि टाइम से जो निकल के या बंदा टाइम लगा के निकलता है ना, वो अलग ही एक पर्सनैलिटी होती है, और आपको पता लगता है कि वो जो रगड़ा लगता है ना वो नजर आता है कि इस बंदे को रगड़ा लगा। आपको मैं कहती हूँ जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, आप बहुत कुछ है। अच्छा, जब मम्मी डैडी बच्चा भी हो ना, जब उनको थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं आपको
यार अकल ठिकाने आ जाती है। जब आप बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं ना, लाइक ये भी नहीं कि आपने मेस क्रिएट कर दे रहे हैं, लेकिन चीजों को आपने टच करके उनको ट्राई जरूर करने, उसका फायदा ये हो जाएगा आपको, कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है। तो ऑनलाइन वर्किंग की तरफ भी जाएं बच्चे, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, अपने आप को देखें, अपने इंटरेस्ट को देखें। एक दिन बैठ के, बस एक दिन बैठ के अपने आप को लगाएं और देखें क्या इंटरेस्ट क्या है आपके। आपको सीरियसली, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहूँ ना कि अपने आप को एक लाइन में बयान करें या अपनी कोई क्वालिटीज 3 बता दें या अपनी 3 खूबियां, 3 खामियां बता दें, हम में से कोई भी ना फौरन नहीं बता सकता। हाँ, ऐसे पहले तो हम सोचेंगे ना, अच्छा ठीक है, ओके, हम ये हो जाएंगे जरा ना, क्योंकि हम लोगों ने कभी टाइम नहीं दिया अपने आप को। हम लोगों को लगता है कि बस ये करो वो करो, भागम दौड़ी यही लगा हुआ है, हम टाइम नहीं देते खुद को। तो ये बड़ा जरूरी है, अपने लिए भी टाइम इंसान को निकालना चाहिए। और जिंदगी में ना जो भी कुछ होते हैं ना, हमारी लाइफ ना एक पजल की तरह है, तो उसके सारे डॉट्स को कनेक्ट करें। एक दिन बैठे, उस पर कोशिश करें, उन डॉट्स को कनेक्ट करें, देखें आप किस डायरेक्शन पे जा सकते हैं और अपनी जात को कीमती बनाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आपका मैमूना, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बनी। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके बारे में थोड़ा सा ही बताती हूँ कि आपको पता है कि हमारे यहाँ शादी ब्याह की जो तकरीबात होती हैं वो बड़ी मज़ेदार किस्म की होती हैं। पाकिस्तान की जो शादियाँ हैं वो बड़ी मशहूर भी हैं और अपनी एक अलग पहचान भी रखती हैं। और शादी ब्याह की जो तकरीबात होती हैं उनमें जो मौसीकी इस्तेमाल होती है, जो उसमें रंग भरे जाते हैं, ढोल होता है, शहनाई होती है जनाब, बहुत एक अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से जो है वो सजाई जाती है उस शादी को। और उसके साथ साथ आपको पता है कि तमाम लोग जो है उसमें शिरकत भी करते हैं, उस मौसीकी को एंजॉय भी करते हैं। और उसके साथ साथ जो आने वाले मेहमान होते हैं, जो दूल्हा दुल्हन भी होते हैं, इवन के उनके जो एहसासात होते हैं, उनके जो जज्बात होते हैं, उस मौसीकी के ज़रिए जो है वो बयान हो रहे होते हैं। आज ऐसे ही एक जो कहते हैं ना, हमारे जो सकाफ़त के रंग हैं वो बड़े खूबसूरत रंग हैं और लोग जो मौसीकी होती है उसका अपना एक अंदाज़ होता है। वही गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं जी। कलंदरी बैंड हमारे साथ मौजूद है जिसके उस्ताद हैं जी इमाम बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शहनाई नवाज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी रियाज हुसैन, मोहम्मद कासिम अली हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ढोल नवाज हैं। और आपको पता है कि ढोल की अपनी एक खूबसूरती होती है और उसकी अपनी एक टेक्निक होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे तीसरे गेस्ट हैं वो हैं जी सैफ रजा हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी शहनाई नवाज हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? माशाल्लाह जी। अच्छा जी, आज इनसे हम जो है इनके ही अंदाज में मौसीकी सुनेंगे और इन्जॉय भी करेंगे और यकीनन आप लोग भी इन्जॉय करेंगे, क्योंकि हमारा में जो सराइकी खित्ता है, स्पेशली सराइकी खित्ते की तो ये एक पहचान है, इसको पहचान समझा जाता है कि हमारे यहाँ जो हम दही इलाकों में जाएं, अभी रिवाज बड़ा कम हो गया है कि लोग उस तरीके से जो शादियों में जो है ढोल तो आता है लेकिन शहनाई जो है वो बड़ी कम हो गई है। आप बरसगीर में इसको एक बड़ा खूबसूरत जो है वो साज समझा जाता था। और मेरे ख्याल में आज ज़रूरत भी है कि उन तमाम चीज़ें जो हम भूल चुके हैं या उनसे हम दूर होते जा रहे हैं, उन चीज़ों को जो है वापस लेकर आएँ, ताकि वो जो हमारी सकाफ़त के रंग हैं, जो हमारी सकाफ़त का हिस्सा है, उनको जो है उजागर किया जाए और उनकी पहचान को जो है वो समझा जाए। और सब तो पहले तो मेरे को ये दसाओ ना कि तुसा आगाज़ किवें कीता? अल्हम्दुलिल्लाह सादा हुण तो नहीं तालिब इल्म है, ये कम बड़ा दूर है, तो तकरीबन 7 साल की उम्र शुरू की थे, तो उस्तादा की मेहरबानी है, तो रोजी रोटी जो भी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तारे बैकग्राउंड तारे घर तो ही तारे जोड़े वाले साहब हैं उन्हां दा जी बेशक बेशक। अच्छा, साडे बुजुर्ग उस्ताद हाजी आशिक हुसैन मुल्तान के, उस्ताद अल्लाह बख्श, साढ़े बड़े पाकिस्तान के बड़े बड़े मेहनाज उस्ताद मलांग हुसैन, जेडे पाकिस्तान के टाइम बहु ही उस्ताद हैं अपने काम दे। सही जी हाँ। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम है, मैं समझती हूँ, क्योंकि तारी सांस तारा बहाल और उन्हें बाल जड़ा है, गले का ख्याल, बड़ी मेहनत और तवज्जो सीखते पे हैं, इतना नवा काम आता पे रोजाना का,
जी हाँ तुसा समझते हो कि हुण जिवें ही पहले शादियां जड़ा है स्पेशली जड़े है बुकिंग होंदी है सदा वेंदा ही घरां बड़े तकरीबात दा में क्योंकि 4-4 5-5 नी जड़ा ना वो इन तरीके नाल मौसीकी चलदी रहंदी है हुण तो वो दौर मुकदे वे हुण जरा घट थी गया घट थी वे हालात दी वजह करके हर कोई महंगाई दी वजह करके वो बुकिंग वगैरह छोड़ दी थी ने अल्हम्दुलिल्लाह जड़ा नसीब है बुलवे ने जड़े साकू चाहण वाले बंदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जड़े ढोल शहनाई नगा जड़ा समझदे ने इनको एंजॉय करे ने ओ लाजमी जड़ा है ना इना को शामिल प्यार करे तो जी हां अच्छा जी मोहम्मद कासिम से भी जानते हैं आप बताइएगा अपने बारे में हमें कब से आगाज किया जी मैडम साहब 15 साल थी गए ने काम करे ने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सही वेंदा पे काम सोना क्योंकि ढोल बजावना भी जाहिरी गल है डिफरेंट अंदाज है क्योंकि एक भी डिफरेंट अंदाज है जड़ा ना लोग सुनते भी हैं ढोल को बहुत पसंद करे ने धमाल एक धमाल होंदी है धमाल दा एक डिफरेंट अंदाज होंदे इवें ना और जड़ी सारी सराय की पहचान है झूमर तारी जी हां शादियां दे उंदा एक डिफरेंट अंदाज है ढोल बजावन दा ते सम टाइम जड़े है लोग इंदे ते रक्स भी करे ने उंदा एक डिफरेंट अंदाज जी बिल्कुल अच्छा ये तारे बेटे हैं पे अच्छा हुणे क्या सुने दे मैं समझदी गालियां तो सारियां नाल नाल चलदे रासन तारे को लोग सुनते भी हैं और कोई एंजॉय भी करे ने तो आपको आज सुने दे पे ऐसा घर आया मेरा परदेसी स्टार्टिंग नाल अच्छा से ये परदेसियां वास्ते जे बाहर के मुल्क रान सारे दोस्त हां अच्छा शहनाई की ऐसी आवाज ही में थोड़ी देर का एंजॉय करते करते कान मेरे ऐसे थोड़े से बंद हो गए बहरहाल बहुत मैं समझती हूँ अभी जो बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इसको एंजॉय भी किया होगा और वो मेरे ख्याल में हमारे जो पेरेंट्स की शादियां हुई उसमें तो ख़ास तौर पे ये शहनाइयाँ जो बजी हुई होंगी उनकी भी याद जो है वो ताज़ा हो गई होगी। अच्छा जाहिर सी बात है ये बड़ा मेहनत वाला काम है और माशाल्लाह जिस तरह मैं आप लोगों को देख रही थी सांस को इतना कंट्रोल करके और मैं दिया ये शहनाई बजावना थोड़ा जा क्योंकि जाहिर गल एक बड़ा मुश्किल काम है की तरीके ना इंदे वास्ते क्या खास ख्याल क्या रखेंदे हो जी मेहनत करनी पौंदी है मेहनत जाहिर गल है वो तो नजर भी आंदी भी है जी क्या खावन पीवन दा भी ध्यान रखेंदे हो जी बेशक या परहेज करनी पौंदी है अच्छा सांस से किवें कंट्रोल करेंदे हो ये क्या है तरीका कार है जरा ये हवाले तरीका कार ये क्योंकि जाहिर गल है एक सॉन्ग को तुसा जी हां वो तुसा याद करना पौंदे हां कोई सॉन्ग भी है हां वो याद कीता उनकी अस्ताइयां उनके अंतरे हाँ मुकम्मल क्योंकि धुन साज है जाहिर ही इनके जो साफ द सामने भई फलानी शय बजदी पई थोड़ा जिहा भी तुसा यो थे तो वो भी वाजिया थी वे लेकिन थोड़ा जिहा तुसा ही में जी क्योंकि मेहनत दा काम है जै मेहनत की थी वो हमेशा आगे दा फल को जरूर मिलदा अच्छा तुसा क्या समझदे हो आज दे दौर है क्या ताकू इन हवाले नाल पजीराई नहीं मिलती पई या क्या क्या मुश्किलात है नहीं टाइम मुश्किलात तो मैडम साहब अस क्या दस सकते हैं क्योंकि ई काम तो सिवा सारा बिया काम का है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह है भाई ये हुण खुशियां दा महीना है बाकी 3-4 महीने बिया काम कोई नहीं से करेंदे इहो काम है बेरोजगारी ते बाकी हुकूमत दा साडे नाल कोई साथ वगैरह कह नहीं कोई सागू कोई मिलदा होवे कोई आर्टिस्ट हवाले नाल कोई भी फलाओ महबूद दे हवाले नाल तारा कोई भी काम कहनी अच्छा जी जिवें हुण शादियां दा सीजन भी है पिया जाहिर गल है लोग हुण भी उमें शहनाई को ताकू सदेन या बेशक सदेन या जिवें शहर है शहर दी शादियां जरा डिफरेंट स्टाइल की याद करन हां देहात वाले तो माशाल्लाह नए इलाके तो आज भी रिवाज कायम है पिया बिल्कुल झुमर तारी अपना ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗਿਨੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ੈ को खुशी दे ਵਿੱਚ बिल्कुल बराबर सारी खुशी को दुबाला कर देना बिल्कुल अच्छा हमेशा जब भी हम देखते हैं कि हमारी चाहे मेहंदी की तकरीबात हों हमारे मेहंदी तो ऐसा लगता है अधूरी है ना चाहे ढोल हो चाहे शहनाई हो इसके बगैर जो है वो मेहंदी आपकी जो है आप जाहिर सी बातें लगाते तो कहते हैं यार
कुछ शोर शराबा होना चाहिए, कोई ढोल बजना चाहिए, आपका एक रक्स होता है, बच्चियां हमारी बड़ी जो है वो शौक से, हमारे ये इस हवाले से जो है बड़ा इंजॉय करते हैं। अच्छा फिर जो है मैडम साहब, साज है ना, हर मौसीकी के डिफरेंट अंदाज हैं और हर किसी का अपना एक अंदाज है, उस तरीके से उसको गा भी रहा होता है और उसको जो है हम सुन भी रहे होते हैं, एंजॉय भी कर रहे होते हैं। अच्छा ढोल दे हवाले नाल दसाओ कि जाहिर गल है ढोल का एक अपना कितना टाइम लग बनेगा तुसा कुछ सीखना होवे तां? जी मैडम साहब, या एक जाहिर गल है ते इहो जिहा दरिया है, मैं समझदी हां जितना सीखदे बंदा समंदर है ना, वैसे तो समंदर है, कोई किनारा कह नहीं काम ना, लेकिन 3 साल लैन उस्ताद सिंह गुरु को सीखदे। अच्छा जी 3 साल लैन तो बाद हाल भी सीखदे वदे काम ही हो जाए कि तालबेल। अच्छा ये बड़ा जरूरी है कि तुम कोई भी कम करेंदे हो उन्हें तुसा ये नहीं आख सकते कि मैं बहुत तजर्बाकार हाँ या मैं बिल्कुल परफेक्ट हाँ कि मैं ये चीज़ को कर घिनसा, या मेरे को उस्ताद की कोई जरूरत क्या नहीं, या मेरे को अगू सीखण की कोई जरूरत क्या नहीं। ये तो गाल बनदी भी नहीं, उस्ताद ना होने दा काम कोई नहीं थीना ते ए रखे ने दिल दे विच हां वो पिछा रह वेन। हमेशा इंसान को सीखते रहना चाहिए, बिल्कुल सीखता रहना चाहिए। आज दी लाजमी चीज है, हाँ कोई काम होवे आज दी लाजमी है, उनदे विच बंदा मैं फखर नहीं कर सकदा कोई काम भी होवे। अच्छा वाली ये हकीकत है कि जिले इंसान के अंदर मैं आवने ना कि मैं कोई चीज़ हाँ और मैं हूँ बिल्कुल बहुत ज्यादा जरा ना सीख चुका हूँ कुछ, तो वो इंसान करीब वो थोड़े टाइम वास्ते शायद कामयाब नहीं थी सकदा। अच्छा तुसा अगो अपने बच्चें भी ये चीज़ जो है ट्रांसफर करने पे हो या बस तुसा अपने तक ही महदूद रखो? मैं तो बड़ी मैडम साहब कोशिश की थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरा बड़ा बेटा है मैट्रिक कराई है। अच्छा माशाल्लाह जी इको मैं बढ़िया मिन्नतां कीतियां मैं कि यार दौर आने है के हाँ क्यों हुण असा पढ़ाई भी जरूरी है ना, पढ़ाई भी जरूरी है, बस बोर्ड ना पढ़ सकूं इतना एक दफा को पता लग गया भाई ये तालीम माशाल्लाह जरूरी है ते जेड़ा आजकल अनपढ़ दी तां जिंदगी कोई नहीं ते ए वाली शोबे च आ गए। अच्छा ये तारे नाल है जी हां बड़ा मैं को समझाया मैं कि यार हुण दौर मुक गए, हाँ सारी कदर कह नहीं रह गई, कदर लोग कदर करें ना। हाँ ये तो है क्योंकि एक फन दी ना जिवले कदर ना की वने तो वो वाल फन खत्म थी वन लग वेंदे। अच्छा वाल क्योंकि लोग डिसहार्ट थी होना शुरू थी वने कि यार सारे साकू तरीके नाल एप्रीशिएट नहीं किया गया ते जाहिर गल है सारे वाल अगू जेडी नस्ल चलसी या सारे अगू बाल हिन पे वो की तरीके नाल उन्हां को अगर पजीराई ना मिलसी उन तरीके नाल तो वो की तरीके नाल अपना सिस्टम साकू बुलवा के तवज्जो ही ना करे भाई आ गए ढोल वाले बस बैठन जिथे बैठन बैठे सन, लेकिन कदर होनी चाहिए कहीं को बुलवा के कम से कम होंदा कोई धुन साज वाला हो, कोई गवी है, कोई मौसीकी का कोई हो बंदा हो, लेकिन कुछ सारी की कदर तो करनी पौसी। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि अल्लाह की तरफों गॉड गिफ्टेड चीज़ा होने और हर इंसान दा जी तरीके ना रोजगार का सिलसिला लिखा होए वो मिलना हूँ तरीके ना लिए। अच्छा वाल फन अगर तुसा सीख गिदे तो उन फन की कदर करना भी तो सारा कम है ना और उसको अप्रिशिएट करना सही है। अच्छा इनके अलावा तुसा क्या चाहते हो कि ताकि सही गल है एक इंसान की सोच होती है ना आज तुसा सारे नाल भी मौजूद हो ताकि बहुत सारे लोग भी दे पे अलहमदुलिल्लाह साथ है भी इवें जिहड़ा पहला दौर है इवें खुशियां दा दौर रहे, अल्लाह से परेशानियां वगैरह जितनियां बीमारियां तकलीफां तो खुदा बना देवे ते इवें खुशियां दे वेले चलते रहे। अच्छा पहले हुंदा ही ना खुद सारे पेरेंट्स ही साकू दसे ने कि जिवें एक पहले मोहल्लादारी एक गांव सिस्टम हुंदा है कि घर दे नाल घर जुड़ा होया हुंदा है तो उनकी दीवारा भी बहुत छोटिया होने तो कहीं घर को खुशी थी विया कोई बाल पैदा थी विया या कहीं घर कोई भी कहीं ने इवन के एक खुशी का जो समा होंदा है वो सारे मिल के सैलीब्रेट करे को मने खैर आज तो खैर वो चीज़ा बड़ी दूर रह गई हुण कहीं दे घर बाल पैदा थी तो सबको कह नहीं पता अगर रिश्तेदार बहुत क्लोज है तो उन्होंने पता होंगे, लेकिन ये वाला जो सिस्टम होंदा है वो लोग खुद ही घर पहुँच वेने कि यार आज इनके घर ये खुशी है भाई देखो कि सैलीब्रेट करने कहीं दा बच्चा जम पया उसको रंग सटने बड़ा खुश करना हाँ साथ के दौर होने आज दूजे को पड़ोसी को पता क्या नहीं होता भाई उन्होंने बाल जमे नतन बढ़िया खुशियां मने ने शहनाई वाले ढोल वाले
अच्छा चलो ठीक है जी, इनसे मजीद भी इनकी मौसीकी सुनेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एटन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही मेरे ख्याल में हमारे नाजरीन भी जो है ना वो झूम उठे होंगे। वैसे ही ढोल की आवाज़ सुन के जो है ना लोग झूम जाते हैं। इधर मुजाहिद भाई भी बहुत झूम रहे थे। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो है, अच्छा ये बताएं कि अभी सिर्फ सराइकी गाने ते ही यो करेंदे हो या तुसा उर्दू गाने ते भी शहनाई बजांदे हो? उर्दू गाने ते भी सारे बजने सराइकी। अच्छा जी जी। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਸੇ ਫੇਵਰਿਟ ਸਿੰਗਰ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ? जी मैडम नूर जहां सदाबहार। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ जी ना, मैडम नूर जहां ਦੀ ਤਾਂ क्या ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ आज तक वो सॉन्ग सुनते पे हैं। अच्छा जी। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਰ ਨਾ ਬਿਖਰੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਥੀਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ? जी प्रैक्टिस के उस्तादां दी प्रैक्टिस होंदी है पिछू, क्योंकि एक सुर एक आवाज हिको जिहा ही हाँ हिको जिहा साज घेन के चलना बड़ा मुश्किल थी वेंदे, क्योंकि ज़ाहिरी गाल है हर बंदे दा डिफरेंट है। अल्लाह ना खुश रखे, अल्लाह सियाद बख्शने। ये मेरे बेटे दे उस्ताद हैं। अच्छा बाबा मलांग हुसैन। चलो ठीक है, इन्हें ते तारे को मजीद ही तारे को गलबात करे सो मौसीकी भी सुन। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एटन में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा मैं पूछना चाहती हूँ मैं वर्की में मेंटेन करें दो? अच्छा बेटे नाल वाल घरे ची प्रैक्टिस वगैरह करें दे रहंदे हो? घरे ची से अच्छा मेहनत करें दे। यार तंग करें दे ताकू? अल्हम्दुलिल्लाह चंगा भला तंग करें दे। छत्तां दे चार महीना। अच्छा ते शिकायत आवनियां कबूतरी बाज ही हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ते अपने अपने शौक होने ना तारे नाल ए भी है कच्चे कि तारे चलो तारे नाल जड़ा है ई फन को तारे नाल घेन के चलदे पेन पढ़ना ना बाजियां को तंग करना बड़े भाई को। अच्छा मेरे दो बेटे ए नाले मरीज है, मेरे को बड़ा प्यारा है। अल्लाह इनकी जिंदगी बच के आमीन। अल्लाह कुल कायनात दे बच्चों की हयाती बच। बिल्कुल जी आमीन बिल्कुल। अच्छा मोहम्मद कासिम ये बताएं ये फन सिर्फ तारे तक महदूद है या तुसा भी अगू अपने जो है ना चाहते हो कि फैमिली? नहीं मेरे तक महदूद है बस अगू नहीं तुसा को ट्रांसफर करने दा इरादा? माहौल क्या नहीं, कोई निजाम नहीं क्या नहीं, कोई अच्छा वो सिस्टम क्या नहीं, इस वजह तो वाल आपने तक ही रखे है गांव। हालात जैसे नाल होन तक कसम चाहती बैठे पे कहीं को नहीं रहे। अच्छा अच्छा यही बात है ना कि हम लोग जब अपने फ़न को जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं स्पेशली इनको आज यहाँ पर इनवाइट करने का मकसद भी यही था कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनकी अपनी एक पहचान है। वो लोग इस काम क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने सीखा है और जाहिर सी बात है पेरेंट्स का भी यही काम था, आगे उन्होंने अपने बच्चों में ट्रांसफ़र किया। आज क्या वजह है कि ये लोग अपने बच्चों में वो फ़न जो है वो नहीं चाहते कि वो सीखें और आगे इसको कंटिन्यू करें, वो सिर्फ अपने तक में है। तो इस वजह पीछे यही है कि जब आप आर्टिस्टों को उस तरीके की वैल्यू नहीं करेंगे, उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो एक आर्टिस्ट के लिए तो वो मेरे ख्याल में अप्रिसिएशन होती है, उनके लिए यही बहुत बड़ी दाद होती है कि आप उनको जब उनका जो फ़न है उससे उनको पहचाने जाएं, उनकी आप दाद रसी करें। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि हमें इस चीज़ को कल्चर को अपने ख़त्म नहीं होने देना, इन चीज़ों को ख़त्म नहीं होने देना, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो कायम रहें, ताकि आगे अगर इन मुआशी तौर पर भी ये खुशहाल होंगे तो ये अपने बच्चों को भी ये फ़न सिखाएंगे। वरना मेरे ख्याल में शायद ये फ़न यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा और आने वाली जो नस्लें हैं, जो आने वाली हम समझते हैं कि चीज़ें हैं, वहाँ पर हमें शायद ये मौसीकी की फ़न का हमें पता ही ना हो। अच्छा जी, अभी जो है कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, कुछ कहना चाहेंगे आप? सारी आवाम को रिक्वेस्ट है भाई मोहब्बत करें, सारे काम नाल मोहब्बत करें, इनको ज़्यादा पाक मिर्जे को तू हट वजन सरायकी को एक उसका जरा फन एक जो है उजागर किया मैंने। अच्छा बहुत सारे लोग ताकू देते पे उसन, जाहिर गल है बहुत सारे लोग चाहते भी पे उसन कि उतार राबता करें, वो किवें राबता करें? अपना नंबर दसा दो स्क्रीन पे ताकि वो आ भी वैसी बहुत सारे लोग 0301
7428 ये सारा राब्ता नंबर है। दोबारा डसा दो एक दफा। 7428 ठीक। जो लोग रब्ता करना चाहते हों, जो लोग अपनी जैसे शादियों का सीज़न है, जो लोग इनवाइट करना चाहते हों, अपनी खुशियों को दुभाला करना चाहते हैं और इस म्यूज़िक को भी इंजॉय करना चाहते हो, इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये लोग आपसे जो है वो रब्ता कर लेंगे और आप लोगों की खुशी में ये लोग भी शरीक होंगे और आपकी खुशियों को भी दुभाला कर देंगे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी आप क्या सुना रहे हैं? क्योंकि ये म्यूजिक तो हमारा साथ साथ चल रहा था। मैं किनू आखा दर्द भी छोड़ दा हाल ते छे करते धमाल उसी साड़ी कलंदरी। अभी हमारे पास कितना टाइम है? धमाल हम सुन सकते हैं तो फिर हम सिर्फ धमाल सुनते हैं। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने और बड़ा मज़ा आया क्योंकि आपने एक पुरानी चीज़ों को जब आप याद करते हैं और उनको लेकर सुनते हैं तो वो बड़ा मज़ा भी आता है, एंजॉय भी करते हैं। और हमारा मकसद भी यही था कि तमाम लोग जो है वो एक दफ़ा से दोबारा से इन चीज़ों को समझें और उस फन की कदर करें। अच्छा, जाते हुए आपसे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी मेहरबानी, ये आपका चैनल जो है ये सदा आबाद रहे। आप हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन। बहुत शुक्रिया। उर्दू तो हमें नहीं आती नहीं, लेकिन दुआ कर सराइकी कोई गाल नहीं, सराइकी सारी अपनी पहचान है। ये बहु लोगों को पसंद है तुम्हारा चैनल सारे। अच्छा हाँ, मैं भूल गई, मैं बता दूं कि जी इन्होंने एक नाम भी बताए थे, मैं चाह रहे थे कि उनका नाम लिया जाए। तो यकीनन जो हमारे चैनल को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। गुलाम शबीर साहब हैं जी, हाजी रफ़ीक अहमद हैं, बशीर अहमद हैं, रियाज खान साहब हैं, मलिक असलम हैं, फौजी असलम ढिल्लू साहब हैं। तो इन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जी। इनका नाम मैंने ले लिया है कि वो चाहते थे कि हमारा नाम जो है वो लिया जाए। तो आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मोहब्बतें देते रहें और हम लोग कोशिश करते रहेंगे जी आपके लिए जो है वो कोशिश करते रहें इस प्लेटफॉर्म से कि आप तक जो है वो चीज़ें पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इसके साथ ही नाज़रीन, यकीनन आज का शो जो है वो आपको पसंद भी आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आपने अपने वीकेंड को भी इंजॉय करना है। और हमेशा जो बात करती हूँ कि आप के जो मोहब्बतों का सिलसिला है, जो हमारा मुस्कुराहटें हैं, इनको हमें नहीं भूलना। ये हमेशा आप मुस्कुराते भी रहें और दूसरों में खुशियाँ भी बिखेरते रहें, मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। ये सदका जारिया भी है कि अगर आप किसी की चेहरे पर को खुशी लेकर आते हैं। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।